नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र स्वागत करता हूं आपका आदर्श एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सभी का स्वागत है आज के इस शानदार सेशन में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हाल ही में एग्ज़ाम में पूछी गई राजस्थान सरकार की और केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं, जो दोस्तों आने वाले एग्ज़ाम में भी पूछ सकते हैं। ये योजना अति महत्वपूर्ण और वेरी इम्पोर्टेंट ये योजनाएं हैं। कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिसमें हाल ही में कुछ परिवर्तन भी किया गया है। तो दोस्तों, अपन इस योजनाओं को, हर एक योजनाओं को अच्छे से और डिटेल के साथ समझेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, सेशन की शुरुआत करते हैं। आज की अपनी पहली है योजना, वो राजस्थान होम स्टे योजना है और इसी योजनाओं को पोइंग गेस्ट हाउस योजना है, इसके नाम से भी इसको जाना जाता है। और दोस्तों, इस योजना की घोषणा है वो 21 फरवरी 2026 को की गई है। दोस्तों, आपके दिमाग में आ रहा होगा ये होम स्टे है क्या। तो होम स्टे जैसे अपने जो हिमाचल प्रदेश के उधर पहाड़ी इलाके में, वहाँ सबसे ज़्यादा होम स्टे योजना ही चलती है। वहाँ पे होम स्टे होते हैं, वहाँ पे बड़ी बड़ी होटलें नहीं होती हैं। जैसे मान लेते हैं एक अपना ये बड़ा घर है और इस एक बड़े घर में कितने, कम से कम 6 से 7 8 ऐसे रूम बने होते हैं। और उस रूम के अंदर इस योजना के तहत, होम स्टे योजना के तहत क्या करते हैं, लोग रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। और फिर जब भी कोई गेस्ट आते हैं जाते हैं, और वहाँ पे सीधे किसी ने ऑनलाइन भी वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा के वहाँ पे अपने रहने की व्यवस्था हो जाती है। और यहाँ पे ऐसा होगा, जो जो होम है, घर का जो मालिक है, वहीं के लोग क्या करेंगे, खाना वाना सर्विस है, पूरी की पूरी सुविधा है वो प्रोवाइड करवाएंगे। इसीलिए राजस्थान सरकार ने भी सोचा कि अपने राजस्थान में भी ये योजना शुरू की जाए, ताकि ग्रामीण रोजगार है वो भी बढ़ावा मिले, ताकि राजस्थान में भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी हो, उनकी भी बढ़ोतरी हो। जैसे दोस्तों देख सकते हो, इसमें राजस्थान में क्या उद्देश्य है। राजस्थान स्टेट होम स्टे योजना, इसका प्रमुख उद्देश्य ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देना, और पर्यटन विकास है उसको, और ग्रामीण आय में वो वृद्धि करना, और स्वरोजगार एवं महिला उद्यमिता को क्या करना है, प्रोत्साहन करना है। और ये राजस्थान है वो पहला राज्य है। ये पहले तो केंद्र में चल रही थी योजना, चलती है और आज तक चलती आ रही है, और राजस्थान ऐसा राज्य है जिसने ये पहली बार स्टार्ट किया है, राजस्थान ने। और इस योजना को 2 कैटेगरी में है वर्गीकृत किया गया है। एक तो अपने क्या है, सिल्वर, और एक कौन सी है, गोल्ड श्रेणी। और होम स्टे को सिल्वर श्रेणी में 1,000 रुपये शुल्क, और गोल्ड श्रेणी है उसमें 2,000 रुपये शुल्क है। और कुछ इस योजना के अंदर नए रेगुलेशन भी लाए गए हैं, जैसे लाइसेंस प्रक्रिया है वो भी एकदम सरलीकृत कर दी, और सिंगल विंडो सिस्टम है वो भी लागू कर दिया है। और ज़्यादा से कम दस्तावेज में ये है पंजीकरण हो सके, इस योजना के तहत कोई भी व्यक्ति करा सके इसमें रजिस्ट्रेशन। मतलब ये है कि एक ही छत के नीचे सारी की सारी सुविधा और फैसिलिटी मिल सकती है। इस राजस्थान स्टे योजना है उसके तहत तभी है वो रजिस्ट्रेशन किया जाता है, और तभी उसको लाइसेंस मिलता है, और जब जाके ये इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन हो जाता है फाइनली। जो भी मूलभूत सुविधा होती है वो एक ही छत के नीचे प्रोवाइड की जाती हैं फिर। और इसमें लाइसेंस की प्रक्रिया है वो भी कौन कैसे रहेगी, सारा का सारा प्रोसेस है वो ऑनलाइन रहेगा, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया रहेगी, और डिजिटल एवं समयबद्ध पंजीकरण है, समय के अंदर, कम समय के अंदर इसका पंजीकरण हो जाता है। और इस योजना को संचालन करने के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान भी किए गए हैं। अधिकतम क्या कहा गया है सरकार ने, 8 कमरे होने चाहिए और 24 बेड की अनुमति है। यानी अधिकतम कितने कमरे, 8 रूम और 24 बेड की अनुमति है। स्वामित्व परिवार के अनिवार्य निवास की है वो भी शर्त है वो समाप्त कर दी गई है। पहले क्या था दोस्तों, जो घर है, मालिक है, घर का मालिक है वो घर में ही रहेगा तभी वो होम स्टे कहलाता था पहले। अब ये क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया है। सरकार ने कहा अब ये आपका घर है, आप उस घर में नहीं रह रहे हो और आप उस घर के अलावा कहीं दूसरे घर में रह रहे हो तो भी आप है वो चला सकते हो होम स्टे।
ऐसा करते हैं, या तो उस घर को लीज पे दे देते हैं तो भी अप्रूव है। 5 साल या 6 साल के लिए, जितने भी साल के लिए वो लीज पे दे देते हैं किसी को, तो भी कोई इशू नहीं है। पहले ये सिस्टम नहीं था, ये सिस्टम है वो 2026 में ही शुरू कर दिया है। इस योजना के अंतर्गत मूलभूत सुविधा है वो कौन कौन सी अनिवार्य है वो भी दोस्तों याद रखिए। प्रत्येक कमरे में अटैच बाथरूम व शौचालय होना अनिवार्य है, और पर्याप्त जल व विद्युत आपूर्ति होनी चाहिए, और फुल वेंटिलेशन एवं स्वच्छता होनी चाहिए। ऐसा नहीं आप किसी भी घर को ऐसे वैसे अच्छा नहीं हो, वेंटिलेशन साफ़ सुथरा नहीं हो, अटैच बाथरूम नहीं हो, तो ऐसे घर को अप्रूव नहीं किया जाएंगे, ना ही आप उस घर को इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। तो इसमें प्रॉपर का है, ये अनिवार्य रूप से ये सुविधा होनी चाहिए। प्रत्येक रूम में अटैच बाथरूम होना चाहिए, शौचालय होना चाहिए, पर्याप्त जल व विद्युत आपूर्ति भी होनी चाहिए, और अच्छे से वेंटिलेशन होना चाहिए, और पूरा एकदम वातावरण है वो स्वच्छता में होना चाहिए, एकदम साफ सुथरा। और क्या क्या सुविधा होनी चाहिए? अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन होना चाहिए, पार्किंग व कचरा निस्तारण की व्यवस्था होनी चाहिए, और विशेष रूप से याद रखिए दोस्तों, विदेशी पर्यटकों की सूचना है वो संबंधित प्राधिकरण को देना है वो अनिवार्य है। और अतिथि पंजीकरण है वो कम से कम कितने टाइम तक होना चाहिए? 7 वर्ष तक सुरक्षित रखना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है एग्जाम में, और आगे भी पूछ सकते हैं इस योजना के तहत। यानी विदेशी पर्यटकों की है वो अधिकतम है वो अपने दस्तावेज है या पंजीकरण की है वो सूचना है कितने समय तक है वो सुरक्षित रखना अनिवार्य है, तो कितने? 7 वर्ष तक। दोस्तों आप देख सकते हो ये क्वेश्चन राजस्थान के किसी एग्जाम में आया हुआ है, वहाँ से मैंने ये लिया है, तो ये इसी योजना से ये क्वेश्चन आया है। देख लो, कथन आए हैं, बहुत अच्छे से आपको योजना को डिटेल में पढ़ना है, तभी जाके आप है वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। तो क्या क्वेश्चन पूछा है? राजस्थान होम स्टे पेइंग गेस्ट हाउस योजना 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी ध्यान रखना, सही का पूछ रहा है या गलत का पूछ रहा है। तो आपको क्वेश्चन को है वो अच्छे से पढ़ना है, ताकि उसमें गलत पूछ रहा है या सही पूछ रहा है कथन। तो पहला कथन क्या है? कथन ए, निर्धारित प्राधिकारी द्वारा मकान को सिल्वर या गोल्ड श्रेणी में वर्गीकृत किया गया। अपन ने पढ़ा है, तो ये बात क्या है? बिल्कुल राइट है, पहला कथन ये सही है। दूसरा कथन क्या है? मकान मालिक या पट्टेदार है कम से कम एक कमरा, ये एक कमरा थोड़ी पढ़ा आपने, कितना पढ़ा अपन ने? 8 कमरे पढ़ा, और अधिकतम 7 कमरे मेहमानों को किराए पर देना होगा। तो इस कथन में 8 कमरे होंगे और कितने? 24 है वो बेड होंगे। तो ये कथन क्या है? गलत है। इसमें कथन है वो ओनली फॉर एक गलत है, एक सही है, यानी ए सही है और बी कथन है वो गलत है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये होगा ए, कथन ए सत्य है लेकिन कथन है वो बी असत्य है। अपनी नेक्स्ट योजना है राजस्थान पालनहार योजना है। इसकी शुरुआत दोस्तों कब हुई है? वर्ष 2004 में इसकी शुरुआत की गई, और नोडल विभाग अगर पूछा जाए तो कौन सा है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता है विभाग, ये विभाग है। और योजना का प्रकार इसमें क्या है? नगद हस्तांतरणित होता है, यानी कैश ट्रांसफर होता है स्कीम। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों को आर्थिक सहायता व पारिवारिक वातावरण में पालन पोषण करना है। इस योजना की मुख्य 2 श्रेणी हैं। एक नंबर तो ये अनाथ है, और दूसरी वाली ये पूरी श्रेणी है एक अलग, यानी इसकी मुख्य 2 श्रेणियां हैं। यानी पात्रता के लिए, यानी पात्र अभ्यर्थी कौन कौन होंगे? 2 श्रेणी के बच्चे हैं वो इसमें पात्र होंगे। एक तो अनाथ श्रेणी, ऐसे माता पिता है जिसके आजीवन कारावास हो गई, उनके बच्चे हैं वो भी इसमें पात्र हैं, या किसी के माता पिता को मृत्युदंड दे दिए उनके भी बच्चे हैं वो इस योजना में पात्र है। या फिर निराश्रित पेंशन है जो पात्र विधवा माता पिता के कितने बच्चे? वो 3 बच्चे हैं, उन 3 बच्चों तक इसमें लाभ मिलेगा। या फिर एक पुनर्विवाहित विधवा माता पिता के बच्चे हैं इनको, और या फिर HIV एड्स पीड़ित माता पिता के बच्चे हैं, उनके बच्चों को पालनहार योजना में लाभ मिलता है। या कुष्ठ रोग पीड़ित माता पिता के बच्चे हैं उनको मिलते हैं। और नाता जाने वाली माता के कितने? 3 बच्चे,
उनको भी लाभ मिलता है। विशेष योग्यजन माता पिता के बच्चे, तलाकशुदा परित्यक्ता महिला के बच्चे और सिलिकोसिस पीड़ित के माता पिता के बच्चे हैं, वो इस योजना में पात्र होते हैं। इस योजना में कुछ मुख्य शर्तें हैं, वो भी याद रखिए दोस्तों। परिवार की वार्षिक आय है वो 1,20,000 रुपये से अधिक है वो नहीं हो, और बच्चे की आयु है वो 18 वर्ष से कम हो, तो वो आवेदन से पूर्व वर्ष से राजस्थान में वो क्या हो, मूल निवासी हो। यानी आवेदन से पूर्व क्या हो, 3 वर्ष से राजस्थान में वो निवास करता हो, वो बच्चा एलिजिबल होगा। और 18 वर्ष से आयु है वो कम होनी चाहिए, 18 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों याद रखिए उनको क्या क्या लाभ मिलता है। यदि बच्चा अनाथ श्रेणी में है, यानी अपन ने पढ़ी थी ना 2 श्रेणी होती हैं, तो एक अनाथ श्रेणी है, उसमें 0 से लेके 6 वर्ष का, सॉरी कहता 0 से 6 वर्ष के बच्चे को 1500 रुपये प्रति माह दिया जाता है, और 6 वर्ष से 18 वर्ष के बालक को 2500 रुपये प्रति माह दिया जाता है। और विद्यालय में उसका नामांकन है वो आवश्यक होना चाहिए, और इसमें जो 0 से 6 है उसका है वो आंगनवाड़ी में होना ज़रूरी है आवेदन। ये तो अपन अनाथ वाले बच्चों को पढ़ लिया, कौन कौन सा फ़ायदा मिलता है, लाभ मिलता है। और अब अपन पढ़ लेते हैं अन्य श्रेणी है उसमें किसको कितना मिलता है। तो 0 से 6 वर्ष के बच्चे को कितना मिलता है, 750 रुपये, 750 रुपये है वो प्रति माह मिलता है, और आंगनवाड़ी में जाना चाहिए बच्चा। और नेक्स्ट 6 से 18 वर्ष के बच्चे को 1500 रुपये प्रति माह दिया जाता है, और स्कूल में जाना अनिवार्य होता है बच्चे को, स्कूल में उसका नामांकन ज़रूरी होता है उनका, तभी है वो इस योजना के लिए पात्र माना जाता है। और कुछ उनको अतिरिक्त लाभ भी मिलता है, कपड़े एवं अन्य आवश्यकताओं है तो उनको 2,000 रुपये है वो वार्षिक एक मुफ्त सहायता दी जाती है। और साथ में ही सरकार ने ये भी कहा है कि 2025 से 26 में हमने कितना कर दिया, 2025-26 सितंबर तक कुल कितनी राशि खर्च कर दी है, 760 करोड़ रुपए है वो कर दी है। और लाभार्थी है वो कुल कितने, 6.09 लाख बच्चे हैं वो लाभान्वित हुए हैं इस योजना के तहत, यानी लगभग 6 लाख बच्चों को लाभान्वित किया है इस योजना से। पालनहार योजना से कितने 6 लाख बच्चों को लाभान्वित किए हैं, और कुल कितने खर्च हुए हैं, 760 करोड़ रुपए, कुल कितने 760 करोड़ रुपए है 2025-26 सितंबर तक। तो दोस्तों देख सकते हो आप, इसी योजना के ऊपर ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, और मैं वहीं से ही क्वेश्चन लेके आया हूँ, पेपर में ओरिजिनल पेपर है। तो इसमें क्या पूछा है, पालनहार योजना के अंतर्गत 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के अनाथ, कौन सी श्रेणी, याद रखना कौन सा, अनाथ बालकों को विद्यालय में नामांकित होने पर कितनी धनराशि मिलती है, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो ये अनाथ है, 0 से 6 है, तो ये 0 से बालक है, तो उसको कितने मिलते हैं, कितने 1500 रुपये प्रति माह मिलते हैं। तो याद रखिए कितने, 1500। और अनाथ ने पूछ के अन्य श्रेणी में पूछ लेते हैं तो कितना मिलता है दोस्तों, याद रख 750 रुपये मिलते हैं प्रति माह, किसको, अन्य के अंदर। और अनाथ में पूछ लेते तो कितना होता है, 1500 रुपये। अपनी नेक्स्ट योजना है PME ड्राइव योजना, ये भी अति महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट योजना है दोस्तों, याद रखिए। इस योजना के बारे में बात की जाए तो इसका मुख्य लक्ष्य क्या है, यानी सतत एवं स्वच्छ शहरी परिवहन को बढ़ावा देना हेतु भारी उद्योग मंत्रालय ने इसे PME ड्राइव योजना के तहत मुख्य शहरों में इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती की घोषणा की है सरकार ने। तो इस योजना का पूरा नाम भी याद रखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल इन्हेंसमेंट योजना का है वो पूरा नाम है दोस्तों, याद रखिए। यदि दोस्तों पूछा जाए ये किस मंत्रालय की योजना है, तो भारी उद्योग मंत्रालय है इनकी ये योजना है। और इस योजना के अंदर कुल कितना परिव्यय है वो खर्चा लगेगा,
10,900 करोड़ रुपए है। सरकार है वो इतने रुपए खर्च करेगी, 10,900 करोड़ रुपए है वो इस योजना में खर्च करेगी। और इसकी अवधि अक्टूबर 2024 से मार्च 2026 तक ये योजना क्या होनी थी, अक्टूबर 2024 से मार्च 2026 तक की अवधि के बीच में इसको शुरू करना था, इम्प्लीमेंट करना था, तो हो गया। और इसका मुख्य उद्देश्य भी याद रखिए, ईवी अपनाने और चार्जिंग अवसंरचना एवं घरेलू विनिर्माण को भी बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य। ये दोस्तों सारे के सारे उद्देश्य भी याद रखना क्या है, इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाना और मजबूत ईवी चार्जिंग नेटवर्क है वो विकसित करना और घरेलू ईवी विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को भी मजबूत करना, आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को बढ़ावा देना है और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता है वो कम करना है, कार्बन उत्सर्जन एवं वायु प्रदूषण को भी क्या करना है, कमी लाना उसमें, और नेट जीरो जो 2070 का लक्ष्य है वो भी प्राप्ति में सहयोग देना है। यानी ये भी याद रखिए, नेट जीरो कार्बन का वो लक्ष्य है वो कब तक, 2027 तक रखा गया है, उसमें भी क्या होगा, सहयोग होगा इससे। इस योजना के अंतर्गत दोस्तों एक तो 2 व्हीलर हो गया, 3 व्हीलर हो गया, ई एम्बुलेंस हो गया, ई ट्रक हो गया और सार्वजनिक परिवहन हेतु ई बसों को भी प्रोत्साहन करता है। इस योजना के अंतर्गत ये सिस्टम है वो ये वे वाहन भी चालू करने हैं। इस योजना के अंतर मांग प्रोत्साहन भी दिया जाता है, जिसमें ईवी खरीद पर है वो सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। तो यानी अधिकतम सीमा कितनी होती है, वाहन के फैक्ट्री मूल्य का कितना 15% है वो सब्सिडी मिलती है। यानी निर्धारित अर्थात निर्धारित राशि जो भी कम होगी वो वाहन के फैक्ट्री मूल्य का कितना होगी, 15% होगी। इसमें केवल निर्धारित मूल्य सीमा के भीतर आने वाली ईवी ही पात्र होगी इस योजना में। इस योजना के अंतर्गत कुछ ऐसे कार्यक्रम भी चलाए गए हैं, जैसे ई बस कार्यक्रम है और इसमें कितना बजट आवंटन हुआ है, 4,391 करोड़ 4,391 करोड़ रुपए हैं। सरकार ने कहा है इतने हम रुपए खर्च करने वाले हैं, 4,391 करोड़ रुपए हैं वो खर्च करने वाले हैं। और कुल कितनी बसों का लक्ष्य रखा गया है, तो दोस्तों याद रखिए 14,028 इलेक्ट्रिक बसें हैं उनका लक्ष्य रखा गया है। और ये बसें कहाँ कहाँ पे चलाई जाएगी, तो प्राथमिक श्रेणी में कौन कौन से शहर शामिल किए गए, दिल्ली हो गया, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, सूरत, बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद, इन शहरों में कुल कितनी 14,028 इलेक्ट्रिक बसें हैं वो चलाने का लक्ष्य रखा है। यानी 40 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में ई बस कार्यक्रम चलाया जाएगा। और साथ में सरकार ने कहा है हम चार्जिंग अवस्था की संरचना भी व्यवस्था करने जा रहे हैं, तो उसमें कितना आवंटित रुपए, 2,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, कितने 2,000 करोड़ रुपए चार्जिंग अवसंरचना पर। इसके अंतर्गत कुल कितने सार्वजनिक फास्टर चार्जिंग लगाने का लक्ष्य रखा गया, 72,300। और ये चार्जिंग दोस्तों कहाँ पे लगाए जाएंगे, जहाँ पे प्रमुख शहर हो गए और राष्ट्रीय राजमार्ग हो गया वहाँ पे, और अर्ध शहरी क्षेत्र हो गया वहाँ पे, और ग्रामीण क्षेत्रों में। और इसमें यहाँ पे भेल का जो सुपर ऐप है वो भी कार्य करने वाला है। कौन सा, वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिए, कौन सा, भेल का सुपर ऐप। जो भेल एक बड़ी कंपनी है उसका तहत यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ये एक डिजिटल सुपर ऐप विकसित करेगा, जिसका क्या नाम है, सुपर ऐप है। इस ऐप के जरिए आप पता लगा सकते हो कि ये इलेक्ट्रिक चार्जिंग है वो कहाँ पे लगा हुआ है। आपने गाड़ी तो ले ली लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये चार्जर है वो कहाँ पे है। तो इस ऐप के ज़रिए अपन क्या कर सकते हैं, चार्जिंग कहाँ पे है, कौन सी लोकेशन पर है, तो वहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, इस सुपर ऐप के ज़रिए से अपन देख सकते हैं। इससे आप ऑनलाइन भुगतान भी कर सकते हैं, ऑफलाइन स्लॉट भी बुक कर सकते हो। तो इस योजना के तहत राजस्थान में कितने होंगे स्थापित चार्जिंग स्टेशन, तो याद रखिए दोस्तों, यहीं से क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो राजस्थान में कुल कितने होंगे, 591 यानी 59 पब्लिक
ईवी चार्जिंग स्टेशन है वो राजस्थान में लगेंगे। 591 पब्लिक ईवी चार्जिंग है वो राजस्थान में लगेंगे। और कुल स्थान कितने होंगे? 262। कुल कितने? 262 लोकेशन पर लगेगा। और खर्चा है वो कितना आएगा दोस्तों, याद रखिए 81.12 करोड़ रुपए है वो खर्चा आएगा। और योजना के तहत, किस योजना के तहत? पीएम जो ई ड्राइव योजना है उसके तहत ही खर्चा होगा 81.12 करोड़। और ये लगाएंगे कौन? तो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड है उसकी तरफ से ये लगाए जाएंगे। लगाने में हेल्प या सहायता कौन करेगा? तो राजस्थान अक्षय ऊर्जा है वो करेंगे। और अब नेक्स्ट देख लेते हैं प्रमुख शहरों में किस शहर में कितने कितने हैं वो स्टेशन लगेंगे। तो जयपुर में कितने लगेंगे? 112 स्टेशन लगेंगे। और अजमेर में कितने लगे? 49, यानी 49 है वो अजमेर में लगेंगे। और उदयपुर में कितने लगेंगे? 39 स्टेशन है वो अजमेर में उदयपुर में लगेंगे। और कोटा में कुल कितने स्टेशन लगेंगे? तो 28 स्टेशन है ईवी चार्जिंग के, वो कितने लगेंगे? 28 कोटा में लगेंगे। और साथ ही ये भी याद रखिए जो हाईवे पर है, नेशनल व स्टेट हाईवे पर है, वो 34 चार्जिंग स्टेशन है वो ज़्यादा सरकारी भूमि पर ही लगाए जाएंगे। देखो दोस्तों, यही सेम का सेम क्वेश्चन है वो एग्जाम में, राजस्थान के एग्जाम में पूछा गया है। तो देख सकते हैं कौन सा? पीएम ई ड्राइव योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में राजस्थान में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प, कौन सा सही विकल्प का चयन करें। तो आप देख सकते हैं दोस्तों किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं करंट अफेयर्स को और योजना के। तो देख सकते हैं पहला कथन क्या है? इस योजना के तहत प्रदेश के, यानी राजस्थान के कुल कितने? 282 ना, आज ही अभी ही जस्ट अपन ने पढ़ा है कुल कितने? 282 नहीं, कुल कितने हैं? 262। कितने? 262 स्थानों पर 691 ईवी पब्लिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का प्रावधान है। नहीं, गलत। कितने पढ़े अपन ने? 591। कितने? 591। देखो हर एक चीज़ बारीकी से पढ़ना। कितने? 591 है वो स्थापित करेंगे ईवी चार्जिंग। और कितने स्थानों पर? तो 200 कितने? 262 स्थानों पर 591 ईवी चार्जिंग है वो स्थापित किए जाने का प्रावधान है राजस्थान में। नेक्स्ट कथन बी, इस योजना के अनुसार जयपुर में 112, बिल्कुल बात गलत है। अभी और जस्ट पढ़ा, कितने हैं? 112। कितने हैं? 112। जयपुर में कितने हैं? 112। और अजमेर में कितने हैं? ये बता रहा है 39, 39, लेकिन 39 कितने हैं? 39 नहीं है। कितने हैं अजमेर में? 49। अजमेर में कितने हैं? 49 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। तो ये दोनों कथन क्या है दोस्तों? रॉन्ग है, गलत है दोनों कथन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? है ए और बी दोनों क्या है? असत्य है कथन। अपनी नेक्स्ट योजना राजस्थान वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकार सम्मान योजना। तो इसकी घोषणा है वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकारों की मासिक सम्मान राशि को है वो क्या करना? बढ़ाने की मंजूरी दी है। तो पहले कितनी थी? 15,000 रुपये प्रति माह थी। अब उसकी राशि कितनी कर दी है? 18,000 रुपये प्रति माह है वो राशि कर दी गई, यानी 3,000 रुपये बढ़ा दिए गए है भजनलाल सरकार ने। और इस योजना का नाम राजस्थान वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकार सम्मान योजना है। तो नेक्स्ट दोस्तों, इस योजना में कौन कौन है वो पात्र है, तो ये भी याद रखना। संशोधन नियम 2026 के अनुसार ऐसे पूर्णकालिक के जो अधिस्वीकृत पत्रकार पात्र होंगे जिन्होंने दैनिक समाचार पत्र में काम किया हो और साप्ताहिक समाचार पत्र में काम कर रहा हो और पाक्षिक समाचार पत्र हो गया, स्वतंत्र पत्रकारिता करनी चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसमें भी पत्रकारिता करता हो और समाचार एजेंसी है उसमें भी वो कार्य करता हो। इनमें कम से कम कितना 20 वर्षों तक का सेवा योजन है वो कार्य किया हो। तो इन सब में कितना कम से कम 20 वर्ष तक के इन्होंने कार्य किया हो तभी इसमें ये पात्र होंगे योजना में। यदि किसी पत्रकार की मृत्यु हो जाती है
तो उसमें क्या प्रावधान है, यानी दिवंगत पत्रकार की पत्नी है जो विधवा होती है उसको मासिक समान राशि का 50% यानी 9,000 रुपये है वो प्रति माह दिए जाने का भी प्रावधान किया गया है इसमें। और इस योजना के अंतर्गत यदि दोस्तों पूछा जाए आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, तो आवेदक पत्रकार की आयु है वो 60 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कम एज वाला, कम से कम कितनी होनी चाहिए, 60 वर्ष, 60 वर्ष या इससे अधिक वाले उम्र के ही पत्रकार को ये योजना में लाभ मिलेगा। जो 18,000 रुपये जो राशि है वो बढ़ाई है। और योजना का मुख्य उद्देश्य पूछा जाए तो दोस्तों याद रखिए, वरिष्ठ पत्रकारों को आर्थिक सम्मान प्रदान करना और पत्रकार कल्याण है उसको भी बढ़ावा देना, मीडिया क्षेत्र में लंबे समय तक सेवा देने वाले पत्रकारों का भी सम्मान करना और साथ ही सामाजिक सुरक्षा है उसको भी मजबूत करना, ये प्रमुख है, मुख्य इनके उद्देश्य है इस योजना के। अगली योजना है गांव गवाला योजना। इसकी शुरुआत है वो खेड़ली गांव रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र कोटा से इसकी है वो शुरुआत हुई है। इस योजना की शुरुआत जो स्कूल शिक्षा के मंत्री कौन है, मदन दिलावर है, उनके द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। और साथियों इस योजना के तहत 70 गायों पर एक गवाला होगा, यानी 70 गायों के पीछे एक गवाला होगा। जो गाय चराने वाला होता है ना, जो गायों के पीछे गायों के पीछे एक आदमी होता है, यानी वो 70 गायों के पीछे एक आदमी रहेगा। इसकी नियुक्ति की जाएगी और इस नियुक्ति वाले गवाले को कितने रुपए दिए जाएंगे, प्रति महीने के 10,000 रुपये वेतन दिया जाएगा प्रति माह। और ये वेतन सरकार के द्वारा सीधे नहीं होंगे, सरकार इसे वो नहीं भेजती, बल्कि जो भामाशाह होते हैं ना, सहयोग दान से दिए जाएंगे। ये इनको राशि है जो मानदेय है, भत्ता इनको। गांव वाला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है तो दोस्तों यहाँ देखिए, भारत की प्राचीन गोचारण परंपरा को क्या करता है, पुनर्जीवित करना और गो रक्षक को बढ़ावा देना, जो गो संरक्षण है उसको भी बढ़ावा देना और ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर के वो पैदा करना और गोचर भूमि के संरक्षण और सुव्यवस्थित उपयोग को प्रोत्साहन देना। जो गवाले की वो जिम्मेदारी क्या क्या होगी तो दोस्तों याद रखिए, गांव की सभी गायों को सुबह गोचर भूमि तक ले जाना और लाना, दिन भर चराने के बाद शाम को सुरक्षित वापस भी लाना होता है। और गायों की संख्या बढ़ने पर गवाले की संख्या भी बढ़ाई जाएगी, यानी गाय 70 से अधिक हो गई तो अभी गवाले की भी क्या कर देंगे, 1 से 2 कर देंगे, गवाले 2 रख लेंगे। ऐसे एक दोस्तों योजना है ऊंट संरक्षण योजना। उसके तहत जो टोडिया के जन्म पर भी सरकार है वो 20,000 रुपये भी देती है। कितनी, 20,000 रुपये टोडिया के जन्म पर। और उस योजना का नाम क्या है दोस्तों याद रखिए, ऊंट संरक्षण योजना। नेक्स्ट योजना दोस्तों लोकतंत्र सेनानी सम्मान योजना है, ये राजस्थान सरकार ने भी शुरू की है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो आपातकाल समय जो इंदिरा गांधी के समय जब लगाया गया 1975 से ये 1977 के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए जो संघर्ष करने वाले जो लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान है, आर्थिक सहायता है। जब इंदिरा गांधी ने 1975 में आपातकाल लगाया था तो आपातकाल के दौरान जो बहुत सारे नेता ऐसे थे जिनको क्या कर लिया था, कैद कर लिया था। और जिसमें से अधिकतर नेता है वो भारतीय जनता पार्टी से थे। तो अब क्या हुआ है कि जो लोग थे उनको 1 से 1.5 साल तक है वो जेल में बंद रखा गया। तो सरकार ने क्या किया, उनको सम्मान देने के लिए इस योजना का नाम लोकतंत्र सेनानी सम्मान योजना है वो शुरू की गई है उनको सम्मान देने के लिए। और मुख्य निर्णय क्या लिया गया है इस योजना में, और जो मासिक पेंशन है वो 20,000 से बढ़ा के कितनी कर दी गई है, 25,000 रुपये कर दी गई। और उनको चिकित्सा सहायता है वो 5,000 रुपये प्रति माह भी दिया जाएगा। और उनको क्या क्या सुविधा में बात हुई है, तो रोडवेज जो सुविधा है उसमें राजस्थान राज्य जो पथ परिवहन निगम लिमिटेड की जो भी निगम की बसें हैं उसमें वो पूर्णतः निःशुल्क यात्रा भी की सुविधा भी जारी की है। ये दोस्तों योजना है जो बीजेपी की गवर्नमेंट है तब तक है, फिर बाद में कांग्रेस सरकार आएगी तो इस योजना को हटा देंगी बस। और इस योजना में जो लोकतंत्र सेनानी एवं जो दिवंगत सेनानियों के पति पत्नी हैं उनको भी इस योजना के तहत
लाभान्वित किया जा रहा है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स ये भी याद रखिए, जो प्रदेश में जो लाभार्थी लगभग कितने हैं, 1140 यानी 1140 लोकतंत्र सेनानी हैं। उनके आश्रित परिवार है वो झुंझुनू जिले से कितने हैं, लगभग 57 लोकतंत्र सेनानी हैं वो, और उनके आश्रित लाभान्वित हैं। ये सम्मान है वो लोकतंत्र की रक्षा में योगदान देने वाले सेनानियों का सम्मान और आर्थिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य सहायता और सुनिश्चित करना है। दोस्तों ये सारी बातें हैं, आपको ध्यान रखनी है। अगली योजना अपनी इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट स्टार लगा लेना, तारबंदी योजना। जानते होंगे कि खेत होता है, खेत के चारों ओर जो तारबंदी होती है ना, ताकि पशु वशु है वो खेत में जो फसल खड़ी होती है उसको नुकसान नहीं पहुंचाए, उसके लिए योजना शुरू की है राजस्थान सरकार ने। नाम क्या है योजना का, तारबंदी योजना। इसकी शुरुआत है वो 21 जुलाई 2017 को की गई है, और इसके अंदर कुछ अभी हाल ही में 2026 में कुछ मुख्य बदलाव भी किए गए हैं। इनमें पहले जो न्यूनतम भूमि थी वो 1.5 हेक्टेयर थी, उसे बदल करके कितनी कर दी है, 0.5 हेक्टेयर कर दी है। इस योजना के तहत जो भी लघु एवं सीमांत किसानों को सीधा डायरेक्ट लाभ मिलता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, नीलगाय एवं बेसहारा पशुओं से फसल की सुरक्षा और कृषि उत्पादन में क्या करना, वृद्धि करना, ताकि फसल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे बाहर के जो घूमते फिरते जो भी जानवर है, नीलगाय है, उससे सुरक्षा मिलेगी तो अपने आप क्या होगी, उत्पादन में वृद्धि होगी कृषि में, और किसानों की आय एवं आर्थिक स्थिति को मजबूत करना। और तारबंदी है तो उनके भी कुछ अलग अलग प्रकार है। कांटेदार तारबंदी होती है, ठीक है, जो कांटेदार होती है ना, जो कांटे वाली तारें होती है उसमें। और एक होती है चेन लिंक फेंसिंग है, वो तारबंदी होती। एक वर्गाकार नोड फेंसिंग है, वो तारबंदी। तो मतलब कितने, 3 प्रकार की तारबंदी। नेक्स्ट बात ये कि तारबंदी में पात्र है वो कौन कौन होंगे, तो राजस्थान का है वो निवासी किसान होना चाहिए, और न्यूनतम भूमि कितनी होनी चाहिए, 0.5 हेक्टेयर भूमि है वो होनी चाहिए। और इस योजना में 2 या 2 से अधिक किसान मिलके भी साथ में आवेदन कर सकते हैं, और अब तो अकेला भी कर सकता है क्योंकि उनकी इतनी जो ज़मीन होती है 0.1 हेक्टेयर। और सामूहिक योजना है तो उनको न्यूनतम जब यदि 10 किसान होते हैं तो लगभग उनकी 5 हेक्टेयर क्षेत्र की जो अनुदान में उसमें सब्सिडी होती है वो मिलती है। और सामान्य किसान को 50% या उससे अपने 100 मीटर प्रति मीटर में उसको अधिकतम कुल कितनी आर्थिक सहायता मिलती है, तो 40,000 रुपये तक मिलती है। कुल टोटल उसकी परिधि कितनी है, 400 मीटर की। और यदि लघु एवं सीमांत किसान होते हैं उनको 60% तक लाभ मिलता है, या फिर उनको 120 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से दी जाती है, और अधिकतम उनको 48,000 रुपये तक सहायता मिलती है। और सामूहिक रूप से यदि 10 किसान एक साथ तारबंदी करवाना चाहते हैं तो उनमें 70% लागत देते हैं, या फिर उनको 140 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से, और अधिकतम पूछा जाए तो कितने, 56,000 रुपये प्रति किसान को आर्थिक सहायता दी जाती है तारबंदी योजना के तहत। नेक्स्ट योजना अपने भव्य योजना, और इसका पूरा नाम पूछा जाए तो क्या है, फुल फॉर्म इसकी भव्य का भारत औद्योगिक विकास योजना है। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य अगर पूछा जाए तो दोस्तों क्या है, आधुनिक औद्योगिक हब का विकास करना, हमें विकास करना है, और निवेश को भी बढ़ावा देना है, और उत्पादन है उसमें भी वृद्धि करना है, और रोजगार है वो सृजन करना, और भारत को एक वैश्विक औद्योगिक केंद्र भी बनाना है। ये उनके प्रमुख मुख्य उद्देश्य है भव्य योजना के। यदि इस योजना के तहत राजस्थान में बात की जाए तो बालोतरा पंचपदरा रिफाइनरी एवं टेक्सटाइल उद्योग का चयन किया गया है। तो राजस्थान में लगभग कितने, 5 ऐसे स्थान है उनका चयन किया गया है भव्य योजना के तहत। तो पहला कौन सा हो गया, अपने बालोतरा पंचपदरा रिफाइनरी एवं टेक्सटाइल उद्योग को भी शामिल किया गया है। और दूसरा अपने जयपुर आईटी जो ऑटोमोबाइल निर्यात एवं सेवा केंद्र है उसको भी शामिल किया गया है। तीसरा नंबर जोधपुर हस्तशिल्प फर्नीचर सौर ऊर्जा एवं कृषि आधारित उद्योग है उसको भी शामिल किया गया है। फोर्थ नंबर कोटा और केमिकल स्टोन एवं इंजीनियरिंग उद्योग है उसको शामिल किया गया है। 5वें नंबर पर दौसा जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के कारण जो लॉजिस्टिक्स एवं
हायर हाउसिंग हब है उसको भी शामिल किया गया है भव्य योजना में। यदि दोस्तों आपसे पूछा जाए भव्य योजना में नोडल एजेंसी है उनका नाम क्या है, तो उनका नाम भी याद रखिए, NICDC। NICDC है, ये नोडल एजेंसी है। इसका नाम नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये नोडल एजेंसी है। और ये योजना है तो दोस्तों कितने चरणों में लागू होगी, 2 चरणों में लागू होगी। और पूरे देश में कितने 100 औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया जाएगा, और प्रत्येक चरण के अंदर कितने कितने 50-50, प्रत्येक चरण में कितने 50-50 औद्योगिक क्षेत्र है वो विकसित किए जाएंगे। 50-50 औद्योगिक है, पहले में 50 और दूसरे में भी 50। और ये काम है वो किन के संचालित होगा, किन के अंडर होगा, तो औद्योगिक एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के मार्गदर्शन में संचालित होगा ये। तो दोस्तों आज की योजना अपनी कंप्लीट होती है। दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। यदि आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करना और अपने चैनल को ज़रूर शेयर करना और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखिए।